हेलो एवरीवन। यह है 2 अगस्त 2020 और हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे द एडिटोरियल। तो ये आर्टिकल्स मेंस पर्पस से डिस्कस की जाती है। इसमें आपका मेंस पेपर का 1, 2, 3, 4 चारों पेपर कवर होता है और 8 से लेकर के 12 बजे तक ये आर्टिकल्स अपलोड की जाती है। तो वैसे आज अभी चूँकि फेस्टिवल चल रहा है तो काफ़ी अनरूटीन हो रहा है, मतलब चीज़ें टाइम पर नहीं हो पा रही है। तो खैर आज का आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो पहला आर्टिकल है प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे। तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे आप समझ रहे होंगे कि सरकार रेलवे को निजीकरण कर रही है। निजी कंपनियों को रेलवे का शेयर जो है उनको दे रही है। रेलवे को रेगुलेट करने की अथॉरिटी सरकार प्राइवेट कंपनियों को दे रही है। तो इस पर यह आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। तो इसके क्या सिग्निफिकेंट है, इसके क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है, तो ये देखेंगे। मेंस जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो ऑफ द RS 50 lakhs crore plan to be the infused for development of Indian Railway, only a part can be financed through the budget 2020 and the rest to be the made by the private player। तो 50 लाख करोड़ का प्लान किया गया इंडियन रेलवे में डेवलपमेंट के लिए खर्च करने के लिए। तो 50 लाख करोड़ सरकार के पास ये प्लान तो है, लेकिन खर्च करने के लिए सरकार के पास इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं है। तो जो बजट 2020 है इसमें से कुछ जो डेवलपमेंट के लिए रेलवे के लिए जो अलॉट किया गया वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा बाकी का जितना भी खर्च होगा ये प्राइवेट प्लेयर को इसमें हिस्सा दिया जाएगा, प्राइवेट प्लेयर को इसमें लाया जाएगा। रेलवे को डेवलपमेंट करने के लिए 50 लाख करोड़ का सरकार का जो प्लान है इसमें 2020 के बजट से खर्च की जाएगी और फिर बाकी का जितना भी शेयर है वो प्राइवेट प्लेयर का होगा। ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू ओपन द सम ऑफ द बिजिएस्ट पैसेंजर ट्रेन रूट टू द प्राइवेट प्लेयर। तो सरकार ने यह तय कर लिया है जो देश का सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट और सबसे ज़्यादा गतिशील और जो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जिस रूट में रहती है उस रूट के अधिकांश ट्रेन जो है निजी प्लेयर के हाथों में दी जाएगी और वो उसको रेगुलेट करेंगे। तो आखिर इसकी ज़रूरत क्या है, प्राइवेट प्लेयर की ज़रूरत क्या है और क्यों है? तो ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम्स डिमांड फॉर ट्रेन सीट इज़ मोर देन द सप्लाई। तो चूँकि हमारे देश की आबादी बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी है, तो जितना कि हमारे देश में जो सप्लाई, जितना कि डिमांड है उस हिसाब से सप्लाई नहीं होता। आप डिमांड और सप्लाई समझ लो। सपोज डैट आप देखते होंगे जब ट्रेन पर चढ़ते हैं तो अक्सर कुछ लोग बैठे होते हैं और उससे कई गुना ज़्यादा लोग खड़े रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई क्या है, कम है। अगर उसी टाइम उसी रूट में और भी ज़्यादा ट्रेनें होती तो पैसेंजर इतना तकलीफ़ से नहीं जाते, ठीक है, वो किसी दूसरे ट्रेन को पकड़ लेती। लेकिन समस्या ये है कि ट्रेन एक ही है और यही टाइम पर ये ट्रेन जो है अगर छूट गई तो फिर अगला 2 घंटा के बाद या फिर 1 घंटा के बाद ट्रेन मिलेगी इस रूट के लिए। तो समस्या हो जाती है। इंसान क्या है, परेशानी उठाने के लिए तैयार हो जाता है और फिर सवार हो जाता है। तो फिर इसी वजह से क्या कह सकते हैं कि ये डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। अगर प्राइवेट प्लेयर को ले आया जाए तो इस डिमांड और सप्लाई के चेन को पूरा किया जा सकता है। ठीक है। तो दिस लेड द ह्यूज वर्ल्ड लिस्ट क्राउडिंग ऑफ ट्रेन, द लूजिंग ऑफ द बिजनेस टू अदर मॉडल्स लाइक रोड एंड कार। तो इस तरीके से आप ये सोच सकते हो। द इंडियन रेलवे पैसेंजर सेगमेंट इज ए लॉस मेकिंग बिजनेस एज ओनली 57% ऑफ कॉस्ट met by the scale of ticket and the rest is cross subsidized through the freight operation। मतलब पैसेंजर ट्रेन जो सरकार चलाती है, पैसेंजर ट्रेन से सरकार को बेनिफिट नहीं होता। 57% ही कॉस्ट मिल पाती है जो सरकार का खर्च होता है। बाकी का खर्च सरकार का जो माल ढोने वाली जो गाड़ी होती है उससे सरकार जो है सब्सिडीज़ वगैरह और बाकी चीज़ें प्रोवाइड कराती है। तो कहने का मतलब है पैसेंजर ट्रेन से सरकार को लॉस ही होती है और ये कवर सिर्फ 57% होता है। बाकी का जितना भी कह ले कि 43% ये सरकार किसी और सोर्स से यानी कि उसको कंप्लीट करती है, नुकसान उठाती है। तो प्राइवेट प्लेयर को लाने का मकसद ये है कि इस सरकार के नुकसान ज़्यादा दिन तक अब नहीं झेलना चाहती सरकार, इसको प्राइवेट प्लेयर के हाथ में देकर इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। देयर इज ए स्टाफ कंपटीशन बिटवीन द पैसेंजर ट्रेन्स एंड द फ्रेट ट्रेन्स ऑन द क्राउड रोड IR नेटवर्क। तो कंपटीशन है, पैसेंजर के हिसाब से जो स्टाफ होनी चाहिए वो स्टाफ नहीं है। प्राइवेट प्लेयर के पास होगा तो वो उस चीज़ों को अच्छे तरीके से हैंडल करेगा।
तो ओवर क्राउडेड नेटवर्क को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है प्राइवेट प्लेयर को, सरकार इस चीज़ को नहीं कर पा रही है। द ओपनिंग ऑफ द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर विल ईज इन द IR नेटवर्क, IR से समझना इंडियन रेलवे, ठीक है, IR जहाँ पर भी आएगा तो इंडियन रेलवे समझना। The opening of the dedicated freight corridor will ease the IR network for passenger train segment and will be the opportunity to engage private player। तो हर तरह के सेगमेंट यानी कि रूट के लिए पैसेंजर के लिए जो है ट्रेन का उपलब्धता यानी कि सप्लाई को बढ़ाना होगा और इसमें जो है अपॉर्चुनिटी और पैदा की जाएगी। तो ऑल्सो दे आर ए बजटरी कंसल्टेंट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मॉडर्नाइज द IR। तो सरकार का जो बजट है वो काफ़ी नहीं है रेलवे को मॉडर्नाइज़ करने का। हमारे रेलवे जिस तरीके से हमारा एक बहुत बड़ा चेन है रेलवे का, लेकिन दुनिया में जिस तरीके से रेलवे में तरक्की हुई है, जिस तरीके से डेवलपमेंट आया, भारत में रेलवे में जो डेवलपमेंट आनी चाहिए वो डेवलपमेंट भारत के रेलवे में नहीं आई है। तो कहने का मतलब है तो प्राइवेट प्लेयर इस चीज़ को अच्छे तरीके से कर पाएगा, ऐसा सरकार को लगता है। सो बाय अलाउइंग प्राइवेट प्लेयर टू इन्वेस्ट इन द IR रेलवे सेक्टर इन विद होलिस्टिकली डेवलप। तो मकसद यही है प्राइवेट प्लेयर को लाने का कि जो चीज़ें सप्लाई और डिमांड के बीच में जो मिसमैच है इसको पूरा किया जाएगा। तो हाउ बेनिफिशियल, तो फ़ायदा रहेगा क्या इससे, तो देखते हैं। तो एज़ पर द IR एस्टिमेशन यानी कि इंडियन रेलवे के एस्टिमेट के हिसाब से प्राइवेटाइजेशन ऑफ द सम रोड्स विल बी द इन्फ्यूज्ड अबाउट 30,000 करोड़। यानी कि अभी IR एस्टिमेशन के हिसाब से इंडियन रेलवे के जो एस्टिमेट है, अगर कुछ रूट के लिए मतलब जो बिजी रूट है, ट्रैफिक ज़्यादा होती है, जहाँ पर पैसेंजर ज़्यादा होती है और ट्रेन की ट्रेन कम है, तो वहाँ पर प्राइवेट प्लेयर 30,000 करोड़ तक डेवलपमेंट के लिए खर्च कर सकती है। तो ये उसको बूस्ट करेगा, ठीक है, तो ये फ़ायदा होगा। और फिर 30,000 करोड़ जिस रूट के लिए ये जो निजीकरण की जाएगी तो वहाँ पर कई सारे और भी चीज़ें जो है रास्ता खुलेगा। तो गवर्नमेंट इन इंडिया हैज़ आइडेंटिफाइड सम बिजी रूट। तो सरकार ने कुछ ऐसे रूट को आइडेंटिफाइड की है जो प्राइवेट प्लेयर के हाथ में देने वाली है, और ये साइन होगा 35 ईयर्स के लिए और तकरीबन द कंस्टिट्यूट 5% द टोटल कैपेसिटी ऑफ IR। तो ये इंडियन रेलवे का जितना भी टोटल कैपेसिटी जो भी है, तो इसका 5% होगा जो प्राइवेट प्लेयर के रेगुलेशन के लिए कुछ बिजीएस्ट रूट्स जो है उसके हाथ में दे दी जाएगी, जो 5% होगा, ठीक है। द प्राइवेट प्लेयर नीड टू द इन्वेस्ट। तो प्राइवेट प्लेयर को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत होगी कोचेज़ के लिए, डब्बों बनाने के लिए, इंजन के लिए और सर्विस के लिए, ठीक है। ट्रेन के सर्विस जितना भी चार्जेज है वगैरह जो भी चीज़ें करने की ज़रूरत है उसमें जो है खर्चा करने की ज़रूरत है। और ओनली द प्री कंडीशन इट्स रेंज इंट्रोड्यूस देम शुड बी द सुपीरियर देन IR। तो ये चीज़ें हैं। द प्राइवेट इन्वेस्टर्स आर ऑल्सो एस्टिमेटेड टू गेट एन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बिटवीन द 17 to 27%। तो सवाल यह है कि प्राइवेट प्लेयर चूँकि वो लॉस पर काम करेगा ही नहीं, और सरकार भी प्राइवेट प्लेयर को ये पूरी तरीके से अनुमति प्रदान करता है कि वो अपने बेनिफिट के हिसाब से टिकट के जो रेट रखना चाहे वो रेट वो रख सकते हैं। तो इस हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है कि 17 से लेकर के 27% तक ये प्राइवेट प्लेयर जो है अपना बेनिफिट जो है रेलवे से, यानी कि जो निजीकरण जो उनके हाथ में जो कुछ भी होगा उससे वो कमा पाएंगे। तो थ्रू द प्राइवेट प्लेयर फॉर द फिक्स द प्राइस ऑफ द टिकट, तो वो सरकार ने इसकी इजाज़त दी है 35 साल तक उनके लिए। आप कह सकते हैं कि वो अपने तरीके से अपने रेगुलेशन के हिसाब से टिकट के दाम को जो है रख सकती है। सरकार ने इस बात की अनुमति दी है। तो व्हाट विल IR एंड प्राइवेट प्लेयर गेट। तो इंडियन रेलवे और प्राइवेट प्लेयर को इससे क्या फ़ायदा होगा। तो IR फ्रॉम द प्राइवेट प्लेयर, तो इंडियन रेलवे को इससे प्राइवेट प्लेयर से क्या फ़ायदा है। तो देखिए, द प्राइवेट प्लेयर्स एग्रीइंग टू शेयर मैक्सिमम रेवेन्यू, द गवर्नमेंट विन्स द बिड। तो प्राइवेट प्लेयर जो कि रेवेन्यू शेयर करने के लिए सरकार के साथ तैयार है, यानी कि जो कुछ भी प्राइवेट प्लेयर निजीकरण जो कि उनके हाथ में जो भी ट्रेनें होंगी तो उनसे जो भी इनकम वो होगा गवर्नमेंट के साथ वो इनकम को शेयर करने के लिए बिल्कुल एग्री है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो IR इंडियन रेलवे को इससे कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन रेलवे मतलब सरकार के हाथ में जो चीज़ है। तो IR ऑल्सो विल गेट स्टैंडर्ड हाउलेज चार्जेस फॉर द यूटिलाइजिंग रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पहले से सरकार का इंडियन रेलवेज का जो बड़ा भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसके चार्जेज भी IR से, यानी कि प्राइवेट प्लेयर से ली जाएगी, जो कि सरकार को इससे बेनिफिट है। द प्राइवेट प्लेयर ऑल्सो नीड टू सेटिस्फाई सम परफॉर्मेंस क्राइटेरिया सच एज पंक्चुअलिटी, सर्विस, रिलायबिलिटी, इट इज़ फेल्योर विच। तो सरकार प्राइवेट प्लेयर को बिल्कुल ऐसे खुला नहीं छोड़ देगी, इनके ऊपर पाबंदियाँ होंगी, कुछ क्राइटेरिया होगा, सर्विस के पंक्चुअलिटी को पूरा करना, टाइम पंक्चुअलिटी को पूरा करना, और अगर किसी तरह का फेल्यूर होता है, बड़ी दुर्घटना घट जाती है, लोगों की जान माल की हानि होती है,
तो उनके ऊपर पेनल्टी भी सरकार लगा सकती है, ठीक है। तो अब प्राइवेट प्लेयर को आईआर से क्या फ़ायदा है? तो आईआर नीड टू प्रोवाइड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस टू प्राइवेट ट्रेन एंड कैन नॉट गिव अनफेयर एडवांटेज टू देयर ऑन ट्रेन। तो प्राइवेट प्लेयर तो जाहिर सी बात है ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, जो भी सबके साथ सबके लिए वही चीज़ें होगी जो वो क्राइटेरिया जो तय करेंगे वो सबके लिए होगा। तो आईआर विल प्रोवाइडेड लैंड टू द प्राइवेट प्लेयर टू सेट अप द मेंटेनेंस फैसिलिटीज फॉर द ट्रेन एंड लेट देम यूज वॉशिंग लाइन्स टू द वॉश क्लीन एंड पेरियोडिकली इंस्पेक्ट ट्रेन्स इन इट्स फैसिलिटीज़। तो आईआर क्या सपोर्ट करेगा? प्राइवेट प्लेयर को हर तरीके से अपने ट्रेन को रूल रेगुलेशन सेटअप करने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए, और वो जगह प्रोवाइड कराएगा ट्रेन को रोकने के लिए और उसको फैसिलिटीज़ करने के लिए, साफ़ करने के लिए चीज़ें, ये एक दूसरे से कोऑपरेशन की जाएगी, ठीक है। द टिकट ऑफ प्राइवेट ट्रेन में द बुक थ्रू द करंट रेलवे। तो जैसे कि टिकट अभी भी आप बुक कर सकते हो ऑनलाइन वगैरह, जिस तरीके से भी, ये तभी भी आप कर पाओगे। प्राइवेट प्लेयर के हाथ में जब ट्रेन होगा तो वो तब भी आप कर पाओगे, रिजर्वेशन कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन ये जो पैसे जो होंगे ये एस्क्रो अकाउंट में जाएगा। देखिए एस्क्रो अकाउंट क्या है, इसके बारे में आप जाकर के सर्च कर लेना, इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी नहीं है। ये एस्क्रो अकाउंट में जो कुछ भी होगा इसके अकाउंट में ही जाएगा। तो फिर यहाँ पर से जो है वो चीज़ों को देखेंगे। तो व्हेन डिड प्राइवेट प्लेयर इंटर आईआर? तो ये कब होगा? तो देखिए सरकार ने आईआर इज ए मोनोपोली ओवर द पैसेंजर ट्रेन सेगमेंट बट प्राइवेट प्लेयर्स वैलिड अलाउड टू द ऑन द ऑपरेट ट्रेन द फ्रेट सेगमेंट द कंटेनर कार्गो बिजनेस। तो पहले से जो है ये तैयारी हो चुकी है और कुछ कार्गो पहले जो ऑलरेडी ओपन द प्राइवेट प्लेयर, कुछ कार्गो बिजनेस जो पहले से जो स्टॉक है खुला हुआ है प्राइवेट प्लेयर के लिए, और आगे जो है बहुत जल्द इसमें जो है प्राइवेट प्लेयर आ जाएंगी और चीज़ें जो है रेगुलेट करेंगी। तो ये था पहला आर्टिकल। अब दूसरा आर्टिकल है पीएसबी, पब्लिक सेक्टर बैंक और ट्राइलेमा। ट्राइलेमा क्या है और पब्लिक सेक्टर बैंक का इससे क्या रिलेशन है? तो मेन जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ यानी कि द गवर्नमेंट आरबीआई फेस ट्राइलेमा इन डीलिंग विद द पब्लिक सेक्टर बैंक। तो आरबीआई फेस कर रही है ट्राइलेमा पब्लिक सेक्टर बैंक को हैंडल करने के लिए, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक को हैंडल करने के लिए डायलेमा ये हो रही है आरबीआई के सामने, ट्राइलेमा इनको जो है फेस करना पड़ रहा है। ये ट्राइलेमा क्या है? देखिए पहले ट्राइलेमा समझ लिए, 3 मुश्किलें हैं आरबीआई के लिए, 3 कंडीशन हैं जो क्राइटेरिया है, ये 3 पॉइंट जो कि साइमल्टेनियसली आरबीआई को, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, ठीक है, एक साथ इसको इशू को हल करना है और जो कि काफ़ी मुश्किल है। पहला ये है कि डोमिनेंस ऑफ पीएसबी इन बैंकिंग सेक्टर। पहली बात यह है कि पब्लिक सेक्टर बैंक में जो है बैंकिंग सेक्टर में जो है पब्लिक सेक्टर बैंक का डोमिनेंस होना, ठीक है। तो डोमिनेंस, जब पब्लिक सेक्टर बैंक का डोमिनेंस है तो ये आरबीआई को जो है रेगुलेट करने में दिक्कतें होती है। आरबीआई रिटेनिंग इंडिपेंडेंट रेगुलेशन, तो आरबीआई के पास तो पूरी आज़ादी है, आरबीआई स्वतंत्र है, जिस किसी भी बैंकों पर चाहे आरबीआई रेगुलेशन लगा सकती है। तो डोमिनेंस पीएसबी सेक्टर का, बैंकिंग सेक्टर में डोमिनेंस है पीएसबी का, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक का जो है डोमिनेंस है। तो आरबीआई को रूल रेगुलेशन जो भी है वो इम्पोज करती है सारे बैंकों पर। तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात है गवर्नमेंट एडरिंग टू पब्लिक डेब्ट टू जीडीपी टारगेट। और गवर्नमेंट का क्या है? गवर्नमेंट ये टारगेट करती है कि बैंक लोन भी प्रोवाइड करे और बैंक के ऊपर जीडीपी भी हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए, और फिर जो है एनपीए भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये तीनों ट्राइलेमा जो है, ये तीनों का टिकरा आरबीआई के ऊपर फूटता है। आरबीआई को ये तीनों चीज़ें मैनेज करनी। अगर बैंकिंग सिस्टम फेल होती है तो जाहिर सी बात है आप ना पब्लिक सेक्टर बैंक को पूछेंगे, ना सरकार को पूछेंगे, बैंक आरबीआई से पूछेंगे, ठीक है। आरबीआई से सवाल होगी, आरबीआई चीज़ें को जो है रेगुलेट करने का काम करता है। तो वाई नॉट फेसिबल टू अचीव, तो ये तीनों को एक साथ पॉसिबल नहीं अचीव करना। थिंक द गवर्नमेंट वांट टू द पीएसबी हैव द डोमिनेंस एंड ऑल्सो द रिड्यूस द पब्लिक डेब्ट, इट इज़ द ओनली पॉसिबल व्हेन द आरबीआई रिलैक्सेस इट्स रेगुलेशन। तो ये तभी संभव होगा, पीएसबी को डोमिनेंस दी जाएगी और आरबीआई के रेगुलेशन में ईजी की जाएगी, तभी पीएसबी रिड्यूस कर सकती है अपनी डेब्ट को, अपने कर्ज को, अपने जीडीपी के हिसाब से, तभी वो रिड्यूस कर सकती है भारत के जीडीपी के हिसाब से चीज़ों को, अपने डेब्ट को, अपने कर्ज को वो तभी लो कर सकती है जब आरबीआई का रेगुलेशन कम होगा पीएसबी पर। और आरबीआई के पीएसबी पर रेगुलेशन कैसे कम हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि आरबीआई जवाबदेह है। अगर पीएसबी फेल होती है तो पीएसबी को क्या है, पीएसबी से आप सवाल नहीं करेंगे, पीएसबी से वही सवाल करेगा जिसका उसमें अकाउंट है। लेकिन अकाउंटेबिलिटी, असल अकाउंटेबिलिटी किसकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आरबीआई की है। तो आरबीआई पीएसबी को कैसे ढील दे सकता है? और पीएसबी आरबीआई के ढील के बगैर जो है कभी अपने डेब्ट और जीडीपी को कंट्रोल नहीं कर सकती है। पहला समस्या है। दिस हैपेंस व्हेन पीएसबी नीड टू प्रोवाइड द लोन लेड टू द इंक्रीज एनपीए। और फिर जब पीएसबी लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है, पीएसबी मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक लोन प्रोवाइड करती है, एनपीए बढ़ जाता है। एनपीए बढ़ती है तो आरबीआई का रेगुलेशन और डोमिनेंस होना तो बनता है,
आरबीआई अगर डोमिनेंस नहीं रहेगी, अगर पब्लिक सेक्टर बैंक को रेगुलेट नहीं करेगी तो एनपीए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर एनपीए बहुत ज़्यादा हो गया, आप एनपीए समझ रहे हैं ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो बैंक लोन देती है और फिर बदले में वापस नहीं की जाती है, तो वो क्या हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है, यानी कि कोई काम का नहीं रहा। अब वो चला गया किसी के पास, वो भाग गया, क्या कर गया, नहीं कर गया, और फिर वो बैंक ने जो पैसा दिया था वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है। तो एनपीए बढ़ जाएगी। आरबीआई अपना रेगुलेशन नहीं छोड़ सकता, डोमिनेंस नहीं छोड़ सकता। आरबीआई रिलैक्सिंग इट्स रेगुलेशन ऑफ द लोन द हैव ए डिटर्म, तो ये बात वही बात है कि आरबीआई टू कंट्रोल द माइंड इंडिपेंडेंट रेगुलर ऑन पीएसबी पब्लिक डेट, तो ये बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही जो मैंने आपको बताया था। हाउ कैन दिस बी रिसॉल्व, तो ये कैसे सॉल्व किया जा सकता है? देखिए, सॉल्व हो जा सकता है अगर ये चीज़ें की जाए तो। प्राइवेटाइजेशन बैंक हेल्प इन द, प्राइवेटाइजेशन बैंकों को हेल्प करेगी ब्रिंगिंग इन एफिशिएंसी फ्रॉम द प्राइवेट प्लेयर एज हैपेंड इन द टेलीकॉम सेक्टर। तो प्राइवेटाइजेशन के बारे में यहाँ पर सुझाव दी जा रही है कि इस चीज़ को जो है हल कर सकती है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन जो कंपनी जो प्राइवेट होती है वो चीज़ों को नुकसान सहती ही नहीं है। उसका सीधा सा रूल होता है कि उनको प्रॉफिट बेस्ड काम करना है, नुकसान नहीं करना है। तो देखिए, करेंटली पीएसबी की अगर बात करें तो इनका रिड्यूस्ड हो रहा है लेंडिंग 75% से 58% तक लूज़ हो रहा है। तो आरबीआई को चाहिए कि बैलेंस संतुलन बना करके रखें और पीएसबी को इतना छूट भी ना दें कि वो लो एनपीए मनमानी करना शुरू कर दे, और इतना टाइट भी ना करे कि फिर उनके लिए जो है इम्प्लीमेंट करना चीज़ों को मुश्किल हो जाए। तो ये था आर्टिकल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नया आया तो फिर से सुनो और इसका स्क्रीनशॉट लो, नोट्स बनाओ और अपने दोस्तों से शेयर करो अगर अच्छा लगा तो। थैंक यू।